सिर्फ 130 दिनों में ग्राम सोने में 23% की गिरावट आई और हर कोई हैरान रह गया। लेकिन असल में समस्या आपकी सोच से कहीं बड़ी है। सोने में और भी तेज गिरावट आई है। यहाँ लोगों से एक गलती हो रही है, मैं इसे समझाऊंगा। सोना क्यों गिरा? क्या यह गिरना जारी रहेगा? छोटे और मध्यम अवधि में सोने को लेकर विशेषज्ञों की क्या उम्मीदें हैं? आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और चांदी पर भी बात करेंगे। चलिए। दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, सोने में सिर्फ 130 दिनों जैसी छोटी अवधि में 23% की गिरावट आई है। लेकिन यहाँ लोगों से जो गलती हो रही है वह ये है कि वे सोने को तुरंत अपने देश की मुद्रा के हिसाब से देख रहे हैं। आइए तुर्की के लिए बात करें। TL में सोने की कीमत में 23% की गिरावट आई है, लेकिन असलियत में स्थिति हमारी सोच से भी ज्यादा खराब है। सोने का ऑन्स चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सोने डॉलर का संबंध। दुनिया में इनका एक्सचेंज रेट सबसे अहम है और इसमें करीब 30% गिरावट आई है। यानी सोने में लगे $1,00,000 सिर्फ 130 दिनों में गिरकर अब सिर्फ $72,000 बचे हैं। इसका क्या मतलब है? लोगों ने इन 130 दिनों में सोने की जगह डॉलर को तरजीह दी, या असल में यूं कहें कि उन्होंने सोना बेचकर डॉलर ले लिया। चांदी में तो 50% की गिरावट आई है। चांदी को लोग शैतान का पैसा भी कहते हैं। ये बहुत ही अनोखा शब्द है, शैतान का पैसा। ये बात इस मायने में कही जाती है, ये तेजी से ऊपर भी जाता है और तेजी से नीचे भी आता है। वास्तव में यह बहुत अस्थिर है, और खासकर जब इसमें ये उछाल आए। दोस्तों, इन उछालों को देखिए। कई बार हर कोई पूछता है, कैसे चांदी खरीदें? क्या हमें चांदी खरीदनी चाहिए? आखिरी बार ये एक $110 के पार चला गया था। मेरा एक दोस्त था, मेरे करीबी दोस्त ने पूछा, क्या मुझे चांदी खरीदनी चाहिए? मैंने कहा कि मैं फोन पर भी निवेश की सलाह नहीं देता, लेकिन मैं खुद इस स्तर पर चांदी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये एक टाइम बम की तरह है, कभी भी फट सकता है। यहाँ से ये $200 तक जा सकता है, लेकिन तुम इसे $110 पे खरीदोगे, फिर मजबूरन तुम्हें $70 पर बेचना पड़ सकता है, या ये सालों तक $110 से नीचे रह सकता है। आखिरकार उसने नहीं खरीदी और ये $67 पर ही रह गई, क्योंकि जरूरत से ज्यादा फूले हुए किसी भी चीज में झाग होता है। ये चीजें बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी हैं, ये जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुकी चीजें हैं। मैं तेजी से बढ़ी चीज क्यों लूं? बजाय उसके वो खरीदूंगा जो अब तक न बढ़ी हो। अभी सोना उछल गया है, चांदी उछल गई है, हर कोई जाकर सोना चांदी खरीद रहा है। ऐसे समय में उदाहरण के लिए शेयर बाजार को देखना चाहिए था, लेकिन उल्टा नजरिया अपनाया गया। ऐसा हुआ और मैंने सोने के लिए ये कहा। अब हम बात करेंगे कि सोना क्यों गिरा। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं यहाँ सोने का मासिक चार्ट खोलूंगा और चार्ट को रीसेट कर रहा हूँ। अब मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि सोना बहुत लंबे समय तक उल्टा रह सकता है, हर कोई खरीद रहा है वगैरह। एक कमेंट आया, तुम्हारी बात मानकर सोना नहीं खरीदा और घाटा हो गया। मैंने कहा था कि सोना लंबे समय तक फंसा सकता है। वह $450 पर खरीदने वाला था, भाव 500-500 तक जाकर अब वापस आ गया है। ऑन्स फिर से $200 पर आ गया है। बात यह नहीं है कि मैं सही था, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये था कि चलो 2011 से 2020 के बीच का समय खोलते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, 2011 की छोटी से मत खरीदो, उसके बाद जो चाहे करो। हम इसे कैसे जान सकते हैं? हम इस छोटी को कैसे पहचान सकते हैं? यहाँ पर एक बात सामने आती है। लोगों से मैं पूछता हूँ, क्या तुम चांदी खरीदने के लिए पागल हो रहे हो, दीवाने हो रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खरीदूंगा? तुम्हारे पास कितना है भाई? मान लीजिए मेरे पास $1000 है, तो हर महीने $100 की चांदी खरीदें। जब आप पूरे $1000 खर्च करेंगे तो आप शांत रहेंगे और सबसे ऊंचे दाम पर खरीदने से बचेंगे। देखिए दोस्तों, ये बात है। मासिक चार्ट में मैंने यहाँ से $100 खरीदे, यहाँ से भी $100 खरीदे। अगले महीने मैंने $100 की खरीद $2000 की बजाय $1500 पर की। देखो, मैंने और ज्यादा फैलाकर $1100 पर खरीदा, और ज्यादा फैलाकर $1040 पर खरीदा। इस तरह तुम्हारा औसत यहाँ कहीं होगा, और शायद तुम फिर भी 3-4 साल घाटे में रहोगे, लेकिन इस तरीके से तुम 10 साल घाटे में रहोगे। सोने के लिए इससे भी बुरा है। देखो, 1980 में जिसने खरीदा, क्या तुम जानते हो कि वह कब मुनाफे में आया? 1980 में जिसने खरीदा वह 2008 में मुनाफे में आया, 28 साल बाद मुनाफे में आया। तो उस छोटी पर बेवकूफ मत बनो। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। कुछ फेनोमेन, प्रभावशाली लोग सामने आते हैं, सोना ऐसे बढ़ेगा, सोना वैसे बढ़ेगा, वह वहीं से फायदा उठाता है। उसे ये सुनना बहुत पसंद है कि सोना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सोना है। मैं भी कहता हूँ कि मैं यहाँ तुम्हें खुश करने के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सोना कभी कभी सालों तक तुम्हें घाटे में छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए इसका मतलब ये हो सकता है, शायद मैं कह रहा हूँ कि हम कई सालों तक फिर से 5500 का स्तर नहीं देखेंगे। उस समय हमें सोना धीरे धीरे खरीदना होगा। सोना ऐसा साधन नहीं है कि अभी निवेश करूं और अमीर बन जाऊं। सोना ये है, ये मेरी आपातकालीन निधि है। असल में यह मेरी संपत्ति का हिस्सा है। मैंने शेयर बाजार में लगाया, सोने में लगाया, ब्याज में लगाया। इसका 20%, 30% सोने में रहता है। सोने की सोच यही है दोस्तों। ठीक है, हमने विचार समझ लिया। अब देखें कि सोना क्यों गिर रहा है। सोने के गिरने का सिर्फ एक कारण है दोस्तों, युद्ध। और मैंने इसे कुछ वीडियो पहले भी समझाया था। ये काफी अजीब है। युद्ध में सोना क्यों गिर रहा है? हमें सिखाया गया था कि युद्ध में सोना बढ़ता है, लेकिन यह युद्ध पेट्रोल का युद्ध है। पेट्रोल का युद्ध महंगाई को बढ़ाता है।
अगर पेट्रोल का ऑन्स अचानक $60 से $120 हो जाए तो महंगाई शायद 30%, शायद 40% बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा नजरिया है कि सब कुछ पेट्रोल नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात है जो नजरअंदाज हो रही है, पेट्रोल की आपूर्ति आदि नहीं हुई है। तो पेट्रोल की कीमत दोगुनी क्यों हो रही है? सिर्फ 20% आपूर्ति ही हॉर्मुज जलद मरुमध्य से होकर गुजरती है। वहां घबराहट में बेचने वाले और घबराहट में खरीदने वाले दोनों मौजूद हैं, और स्मार्ट मनी ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया और पेट्रोल अचानक $120 हो गया। ट्रंप ने कहा कि चाहे $200 भी हो जाए, किसी ने कहा कि ये $200 हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ? पेट्रोल $80-87 पर आ गया, लेकिन $60 से 80-87 या $90 तक पहुंचा हुआ पेट्रोल है। इसका मतलब यह है कि हमारी महंगाई दर ज्यादा आ सकती है। अगर महंगाई ज्यादा आती है तो फेड को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर फेड महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है तो फिर हर कोई अपना सोना और शेयर बेचकर ब्याज में चला जाएगा। यही चिंता है जो सोने को गिरा रही है। यानी जब हॉर्मुज में युद्ध खत्म होगा तो सोने में राहत देखना बहुत मुमकिन है। अब सोने का अल्पकालिक भविष्य क्या होगा? अब मैं सोने के अल्प और मध्यम अवधि की स्थिति देखूंगा। इस बीच दोस्तों, आप बाइनेंस से आसानी से सोना, चांदी या शेयर खरीद बेच सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके या वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप बाइनेंस पर रजिस्टर होकर तुरंत अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। $500 तक के वेलकम बोनस को भी ना भूलें। अल्पकाल के लिए अगले कुछ महीने और मध्यकाल के लिए 3 से 12 महीने के बीच सोच सकते हैं। पहले अल्पकाल की बात करते हैं। ब्याज दरों में वृद्धि और सख्ती का डर और खासकर अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों में रोजगार के मजबूत आने से बाजार की फेड की ब्याज दर में कटौती की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसके बजाय साल के अंत तक ब्याज दर में वृद्धि की संभावना 60% है। ये संभावना 60-70% के दायरे में पहुंच गई है। यही सोने की कीमतों में गिरावट के कारणों में से एक है। अमेरिका में 10 साल की ब्याज दरें और DXY सूचकांक ऊपर चले गए, लेकिन इसके बजाय दोस्तों सोने की कीमतें भी गिर गईं। अब जब हम तकनीकी दृष्टिकोण से देखते हैं तो सोना साल की शुरुआत की ऊंचाइयों से यानी लगभग $5,600 के स्तर से तेज गिरावट के साथ $4,300 के दायरे तक वापस आ गया है और मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। विश्लेषक अल्पावधि में 4,280, 4,300 के समर्थन क्षेत्र की रक्षा हो पाएगी या नहीं, इसे देख रहे हैं। अगर ये क्षेत्र टूटता है तो अल्पावधि का दबाव कुछ समय और गहरा सकता है, यानी हम थोड़ी और गिरावट देख सकते हैं। BofA और वेल्स फार्गो की टिप्पणी इस प्रकार है दोस्तों, वे अल्पावधि की गिरावट को संरचनात्मक प्रवृत्ति के टूटने के रूप में नहीं बल्कि मध्यम अवधि की रैली से पहले एक खरीदारी का मौका मानते हैं। तो चलिए सोने के मध्यम अवधि के लक्ष्य पर नजर डालते हैं 3 महीने 12 महीने के लिए। इस बीच जो लोग वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं उन्हें सोना मिले इंशाल्लाह। दोस्तों लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका समर्थन बहुत कीमती है। अल्पावधि की उठापटक के बावजूद वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों की 2026 के अंत और 12 महीने की प्रोजेक्शन में काफी आक्रामक तेजी के लक्ष्य शामिल हैं। दोस्तों बिल्कुल वीडियो में बताई गई कोई भी बात निवेश सलाह नहीं है। मैंने रिपोर्टें पढ़ी हैं और आपको ये सब बता रहा हूँ। बैंक मानते हैं कि अल्पकालिक ब्याज दरों की कीमतें अस्थायी हैं, जबकि संरचनात्मक समस्याएं स्थायी हैं। अमेरिका के प्रमुख बैंक और निवेश संस्थानों की राय इस प्रकार है। JP मॉर्गन 12 महीने के लक्ष्य और 2026 के अंत में ऑन्स के लिए $6,000 से $6,300 की उम्मीद कर रहा है। केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी और ETF में प्रवाह दूसरी छमाही में तेजी आने की उम्मीद का कारण बताया गया है। वेल्स फार्गो ऑन्स के लिए $6,100 से $6,300 की उम्मीद कर रहा है। इसका कारण है आपूर्ति पक्ष में संकुचन और यह कि व्यक्तिगत निवेशक अभी पूरी तरह से बाजार में नहीं आए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका एक ऑन्स के लिए $6,000 की उम्मीद कर रहा है। इसका कारण है दोस्तों कर्ज संकट, यानी वे इसे मूल्यह्रास, डिबेसमेंट कहते हैं। डॉयचे बैंक भी $6,000 की उम्मीद कर रहा है। UBS $5,500 से लेकर $5,900 की उम्मीद कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स $5,400 की उम्मीद कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली $4,800 की उम्मीद कर रहा है। दोस्तों वॉल स्ट्रीट में मॉर्गन स्टैनली एक सतर्क संस्थान है। उनके अनुसार गति धीमी है, पर कुल मिलाकर साल के अंत तक सभी $6,000 का अनुमान लगा रहे हैं। यानी खासकर अंतिम तिमाही में सोने में कोई हलचल देखना संभव लग रहा है। आशा है कि वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।